Welcome to the Exam Sena YouTube channel. सोच जीतने की. This is presented by me and I, MD Arshad Ali. Welcome to the Exam Sena YouTube channel. सोच जीतने की. And this is presented by me. आज मैं आप लोग को जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की बायोग्राफी के बारे में बहुत ही डिटेल और बहुत ही अच्छे से बताने वाला हूँ, जो कि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आपका जहीरुद्दीन मोहम्मद से पूछे जाने वाले में नहीं छूटेगा. तो हम लोग जो है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को देखेंगे. तो ये जो है ये दरबार है, मुग़ल दरबार है, जो वहाँ पे दरबार लिया करता था. और ये जो आप देख रहे हैं ये जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है. ठीक है, बाबर जिसने 1526 में हिंदुस्तान में एक नई खानदान का स्थापना किया, लेकिन ये जो है चुगताई खानदान से बिलोंग करता था. चुगताई, ठीक है, ये चुगताई जो खानदान से बिलोंग करता था, लेकिन जो कि हिंदुस्तान तारीख में इनके खानदान को क्या कहा जाता है? मुग़ल खानदान इनके तारीख में कहा जाता है. ठीक है, मुग़ल खानदान बाबर से लेकर औरंगजेब तक एक काबिल हुक्मरान आए. बाबर से लेकर औरंगजेब तक एक से एक राजा आए, एक से एक बादशाह बने, और पूरे हिंदुस्तान के बड़े से हिस्से को काफ़ी दिनों तक, काफ़ी अरसे तक एक पॉलिटिकल यूनिटी बनाकर रखा गया. एक पॉलिटिकल यूनिटी बनाया हिंदुस्तान के अंदर में. बहुत बड़े हिस्से को, पूरा हिंदुस्तान, लगभग पूरे हिंदुस्तान को जो है मुग़ल बादशाह जो है एक पॉलिटिकल यूनिटी बना कर रखा, और बहुत ही अच्छा प्रशासन किया, बहुत ही अच्छा वहाँ पर इंतज़ाम करके रखा. और इस तरह समाज के अंदर में जो है, समाज के भीतर में शांति आया. ठीक है, समाज के भीतर में जो है शांति लेकर के आए. ठीक है, कौन? मुग़ल जो है वो लेकर के आए, और जो है समृद्धि भी लेकर के आए. तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए कैसे जो है मुग़ल जो है, ये देखिएगा, ये आपको जो है ये जो रेड नजर आ रहा है, ये रेड, ये पूरा का पूरा जो है डेक्कन प्लेटू जितना भी है, ये पूरा का पूरा जो औरंगजेब जो है औरंगजेब ने जो है अपने अंदर लेकर के आए थे 1707 तक के. और ये जो है पीला रंग जो है ये पूरा का पूरा अकबर लेकर के आए थे 1605 तक के. ठीक है, तो इतना बड़ा इंडिया जो है ये पूरा मुग़ल के अंडर में आ गया था, और इस तरीके से मुग़ल जो है वहाँ पे शांति बनाकर रखे थे. अब मैं आप लोग को अब मुग़ल जो है, मुग़ल ने किसी भी तरीके से खलीफा को एक्सेप्ट नहीं किया. जो, ठीक है, खलीफा को अपना हाकिम या अपना ओवरलॉर्ड, अपना अधिपति नहीं माना. किसको? खलीफा को लोग एक्सेप्ट नहीं किया. ठीक है, खलीफा को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, जिससे से दिल्ली सल्तनत के अंदर में जो स्लेव डायनेस्टी हुआ करते थे, वहाँ पर खलीफा का सिस्टम चलाया करता था. यानी उन लोग के ऊपर में एक खलीफा, एक हेड हुआ करते थे. जो खलीफा का ऑर्डर आता था इन लोग वही माना करते थे. इस तरीके से जब बलबन का दौर आया, तब बलबन ने ये कहा था कि मुझे खलीफा है, मैं गॉड की तरफ से आया हूँ, इसलिए मुझे सजदा किया जाए, मेरा इज्जत किया जाए. सजदा वहाँ पे पैबोस का सिस्टम चला करता था. लेकिन मुग़ल के टाइम में इस तरीके से कोई भी खलीफा का सिस्टम नहीं था. खलीफा, ओवरलॉर्ड, जो अधिपति एक्सेप्ट नहीं किया. इन्होंने जो है सॉवरेन को एक्सेप्ट किया, यानी जो है इन्होंने जो है सप्रभु सम्राट के रूप में रूल किया. ठीक है, इन्होंने सॉवरेन को जो है एक्सेप्ट किया, सॉवरेन के रूप में चला, यानी किसी का ऑर्डर को नहीं मानते थे. इन्होंने अपने फैसला अपने से लिया करते थे. सॉवरेन कंट्री हुआ करते थे, यानी खुद से फैसला लिया करते थे, किसी के अंडर में नहीं हुआ करते थे. ठीक है, सप्रभु सम्राट के रूप में रूल, शासन किया करते थे. और इन्होंने जो वार हुआ करते थे, जंग जो हुआ करते थे, युद्ध के संसाधनों और तरीकों में सुधार लाया. यानी जो वार का जो बहुत सारे जो तरीके थे, उन्होंने जो गुरिल्ला वार को भी जो है थोड़ा बहुत एक्सेप्ट किया. और उसके अलावा इन्होंने जो तोप खाना हुआ करते थे, इन्होंने तोप खाना की शुरुआत की, तोप खाना बनाना शुरुआत किया, जिससे व्यावहारिक रूप से इन्होंने हर क्षेत्रों का विकास भी किया. इसके अलावा इन्होंने कला को भी बहुत बढ़ाया. कला, लिटरेचर, यानी जो है साहित्य जो हुआ करते थे, लिटरेचर यानी लिखना, पढ़ना, पोइट्री वगैरह करना. और इसके अलावा जो है पेंटिंग वगैरह का भी इन्होंने बहुत फ्लरिश किया, पेंटिंग को भी बहुत बढ़ावा दिया, उनका सेव किया, उनको फ्लरिश किया. उसके अलावा आर्ट वगैरह को भी इन्होंने जो बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया. इस तरीके से हर एक क्षेत्र में जो है मुग़ल ने विकास किया. मुग़ल ने एक बहुत ज़्यादा जो है बढ़ावा दिया. इकोनॉमिकल कंडीशन से भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा विकास होते रहा.
सबसे बढ़कर जो मुगल के टाइम में हुआ क्या था, जो मेजोरिटी वहाँ पर होते थे, यानी मेजोरिटी उस टाइम में कौन थे, मेजोरिटी में उस टाइम में मेजोरिटी में हुआ करते थे हिंदू, उस टाइम मेजोरिटी में हिंदू हुआ करते थे। और इस हिंदू का उन्होंने दिल जीतने का काम किया, इस हिंदू का उन्होंने क्या किया, दिल जीतने का काम किया। इस हिंदू का उनकी वफादारी, उनका समर्थन हासिल करने की दृष्टि से जो इनटॉलरेंस की जो ये था, टॉलरेंस को अपनाया, ठीक है, टॉलरेंस को अपनाया, जो है टॉलरेंस को अपनाया, और जो है जो एक गंभीर पॉलिसी को, टॉलरेंस की पॉलिसी को आगे बढ़ाने का एक गंभीर प्रयास किया, ठीक है। यानी मजहबी टॉलरेंस जो हुआ करता था, रिलीजियस टॉलरेंस जो हुआ करता था, उसे सहिष्णुता हासिल किया और एक गंभीर प्रयास किया। और इस प्रकार से मुगल ने कई पिछली परंपराओं को ख़त्म करने की कोशिश किया और उसमें सफल भी हुए। जो पिछले बहुत सारा जो डायनेस्टी में हुआ करता था कि टैक्स वगैरह लगाया करते थे ब्राह्मण के ऊपर में, उन सबको भी ख़त्म किया और हिंदू का दिल जीतने का काम किया, और उसमें उन्होंने जो है सफल भी उन्होंने हुआ। दिल्ली सल्तनत के जो भारतीय इतिहास में एक ग्लोरियस और गौरवपूर्ण स्थान है, ठीक है, एक महत्वपूर्ण और एक गौरवपूर्ण स्थान है। जो मुगल जो है उस हिंदुस्तान की तारीख में, हिंदुस्तान के इतिहास में, भारतीय इतिहास में एक गौरवपूर्ण स्थान है, एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कौन? मुगल, ठीक है। तो इस तरीके से जो मुगल जो है हिंदू को भी अपनाया, इस तरीके से जो मुगल जो है खलीफा को नहीं माना करते थे, इस तरह से मुगल जो है वहाँ पे सॉवरेन था, वहाँ पर जो था जो है संप्रभु को अपनाया। उसके बाद इन्होंने जो है जंग के नई तोप खाना भी बनाया, वार का नया स्ट्रेटेजी तैयार करते थे जो लड़ाई लड़ने के लिए, इसलिए इन्होंने आगे देखेंगे बहुत सारे जंग भी इन्होंने जीता। और इस तरीके से जो है बारूद तोप खाना शुरुआत किया, और इन्होंने लिटरेचर को बढ़ाया, इन्होंने पेंटिंग को बढ़ाया, इन्होंने आर्ट को बढ़ाया। और इसके बाद में सबसे बड़ी चीज़ मेजॉरिटी हिंदुज़म थे, मैट्रिमोनियल पॉलिसी भी इन्होंने बहुत ज़्यादा लेकर के आया, रिलीजियस पॉलिसी पे भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और इस तरीके से उन्होंने सफल रहा और समाज के अंदर में शांति बनाए रखा। आगे देखेंगे हम लोग। अब देखिए जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो है से हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम पिछले में थोड़ा बहुत मुगल डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, अब हम लोग का जो मेन टॉपिक है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, उसके हम लोग देखेंगे। 14 फरवरी 1483 का दिन था, और ये जो है ठंड के मौसम ठंड था, और जो फरगाना जो हुआ करते थे, फरगाना, मैं आपको फरगाना दिखाता हूँ। और जो फरगाना जो यहाँ पे हुआ करते थे, फरगाना वैली, यहाँ पूरा उसकी जो वादी हुआ करते थे, जो वैली था, ये फरगाना वैली था। वैली मतलब दो पहाड़ के बीच में जो वैली बनता है वो वैली था फरगाना, और यहाँ पे एकदम पूरा बर्फ़ से ढका हो चुका था। और मुसलमान के अंदर में, मुस्लिम के अंदर एक महीना होता है, बहुत ही पियस महीना मनाया जाता है, जो कि रमज़ान जिसे बोला जाता है, ठीक है। तो जिसे रमज़ान बोला जाता है, उस रमज़ान का महीना शुरू हो चुका था, जो कि बहुत मुकद्दस महीना माना जाता है। फरगाना के अंदर में था, 14 फरवरी 1483 का दिन था, वादी पूरा बर्फ़ से ढका हो चुका था। और जो है फरगाना वैली के अंदर में एक जगह होता है जिसका नाम है अंदीजान। अंदीजान एक जगह होता है जो फरगाना वैली के अंदर में, और फरगाना वैली कहाँ पर है? उज़्बेकिस्तान। और उज़्बेकिस्तान का कैपिटल कौन है? ताशकेंत इसका उज़्बेकिस्तान का कैपिटल है आज के टाइम में। तो इसके अंदर में जो है बाबर की पैदाइश हुआ, और जो बाबर के पैदाइश हुआ वो किसके घराने में पैदा हुआ? तो ये उमर शेख मिर्ज़ा के घर में पैदा हुआ, जो उसके पिता का नाम है, ठीक है, उमर शेख मिर्ज़ा उसके पिता का नाम है। उसके घर में जो है बाबर की जन्म हुआ। और इस तरीक़े से जो है वहाँ के जो पैदाइश के बाद वहाँ के जो लोग थे पूरा झूम उठा, वहाँ के जो रियाया थे, वहाँ के जो पीपल्स थे, उन्होंने पूरा झूम उठा। और जो वहाँ की औरतों थी, उन्होंने भी जो रंग बिरंगी कालीन बनाकर जो है खुशी का इजहार किया। फरगाना में कोना कोना से बड़े बड़े बाशिंदा, बड़े बड़े जो रईस लोग हुआ करते थे, जो नॉबेस्ट पर्सन हुआ करते थे, वो जो उमर शेख घर में आए और उन्होंने मुबारकबाद पेश किया, उन्होंने हैप्पी का इजहार किया। और किसे पता था कि आज का नन्हा बच्चा कल जो है हिंदुस्तान के अंदर में एक इतना बड़ा डिनेस्टी का स्थापना कर देगा। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो है अपने फादर की तरफ से तैमूर, जो अपने फादर की तरफ जो उसको नस्ल जो जाता था, तैमूर जो उसका डिसेंडेंट हुआ करता था, उसके वहाँ से 5वां नस्ल, और माँ की तरफ से जो तैमूर की तरफ से यानी बाबर जो थे वो 5th डिसेंडेंट थे, यानी 5वां नस्ल थे तैमूर की ओर से। और जो उसकी माँ का जो ख़ानदान था, वो जो ख़ानदान था चंगेज खान का ख़ानदान था। चंगेज
और यहाँ की तरफ से 14वां नस्ल थे, 14th डिसेंडेंट हुआ करते थे। यानी बाप की तरफ से तैमूर के खानदान से 5वां डिसेंडेंट और माँ के खानदान से चंगेज खान यहाँ से 14वां नस्ल हुआ करते थे। इस तरीक़े से जहरुद्दीन माबर्क के अंदर में दो बड़ा जो सम्राट का खून उसके अंदर में, उसको नसों के अंदर में बहता था। इसी के लिए बाबर जो है बहुत हिम्मत वाले भी थे और बहुत ही ज़्यादा जंग भी जीता और उन्होंने सफल भी रहा। और माँ का जो नाम, बाप का नाम तो उमर शेख मिर्जा था, लेकिन माँ का जो नाम था वो तुगलक निगार खान था। माँ का जो नाम था तुगलक निगार खान हुआ करता था। माँ का जो नाम था तुगलक निगार खान था, ठीक है। बाप का नाम उमर शेख मिर्जा था और माँ का नाम जो था तुगलक निगार खान था। फरगाना का उस टाइम का जो कैपिटल था, एक कैपिटल था, उसका नाम था अक्सिकेंत। उस टाइम में फरगाना का एक ये था, उसका नाम था अक्सिकेंत। मैं मिटा देता हूँ। एक वहाँ फरगाना के टाइम में एक कैपिटल था जिसका नाम था अक्सिकेंत। आज के टाइम तो ताशकंद है, लेकिन उस टाइम में अक्सिकेंत था। वो फरगाना का एक छोटा सा कैपिटल हुआ करता था, जिसको उमर शेख मिर्जा से एक विरासत में मिला था। यानी बाबर को अपने पिता की तरफ से फरगाना का एक छोटा सा कैपिटल, फरगाना का अक्सिकेंत, एक छोटा सा राज्य जो है विरासत में मिला था। जब उनके राज्य पर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, जब उनके राज्य पर कब मिला था 14 साल पे। लेकिन हुआ क्या, जब उनके राज्य पर उनके अपने रिश्तेदार की तरफ से हमला किया जा रहा था, यानी उसके रिश्तेदार जो ये खुश नहीं थे कि बाबर को ये क्यों मिला और उनको जो है हमला किया जा रहा था। लेकिन बाबर जो है उनके प्रयास को विफल करने में सफल रहा। लेकिन बाबर जो अपने रिश्तेदार को प्रयास को विफल करने में सफल रहा। उसके बाद हम लोग देखेंगे किस तरीके से जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो थे, जो समरकंद को किस तरीके से जो है कब्जा किया। लेकिन पहले अटैम्प्ट में तो फेल हो गए, किस तरीके से किया हम देखेंगे। लेकिन जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर जब 1494 के अंदर में जब उनको फरगाना का एक जो वैली मिला अपने पिता की तरफ से, जो विरासत में मिला, लेकिन अगले 10 बरस तक बहुत जो बाबर का जो जीवन था एक परीक्षा का वर्ष था, एक परीक्षा का एक बहुत ही इम्तहान का साल जो है आगने वाले 10 दिन तक था। इन वर्षों के दौरान में बाबर को अपने रिश्तेदार के इंटरनल कॉन्स्पिरेसी यानी जो आंतरिक षड्यंत्र की चुनौती का भी सामना पड़ा। यानी जो बाबर थे, उन्होंने बाबर के जो रिश्तेदार थे, जो रिलेटिव थे, जो उनके रिश्तेदार थे, इनसे बहुत ज़्यादा जो है चुनौती करना पड़ा, ठीक है। वही घर कबेदी लंका ढाई वाला जो है उनके दरबार, उनके जो खानदान में चल रहा था। तो बाहर से क्या लड़ेंगे, पहले जो घर वाले जो है वो अपना जो आंतरिक षड्यंत्र रच रहे थे बाबर के खिलाफ में। अगले 10 वर्ष जो है इसी के लिए बाबर का बहुत ज़्यादा कठिन वाला वर्ष रहा। लेकिन इससे भी ज़्यादा उनको परेशानी का जो है कारण, उनका जो है उससे ज़्यादा जो है रिलेटिव का तो एक कारण था, लेकिन जो बाबर का एक जो है ओन एम्बिशंस जो था, एक महत्वाकांक्षा जो था, यानी हम जो है बहुत बड़ा राजा बनेंगे और पूरा जो है सबको जो है अपने अंडर में रखेंगे, ये जो महत्वाकांक्षा था ये उससे भी ज़्यादा परेशानी का सबब था बाबर के लिए। इसलिए बाबर जो है जब से उन्होंने जो विरासत संभाला 12 साल की उम्र में, तब से जो है बाबर को हर एक चुनौती का सामना करना पड़ा, ठीक है। इस तरीके से जो है बाबर का एक पॉस्थुमस नेम भी है जिसका नाम फिरदौस मकानी। बाबर का एक पॉस्थुमस नेम भी है, पॉस्थुमस नेम मैंने मर जाने के बाद में जो नाम रखा जाता है, यानी ड्वेलिंग इन पैराडाइस, यानी जो स्वर्ग का निवासी। ड्वेलिंग इन पैराडाइस का मतलब होता है स्वर्ग का निवासी, यानी जन्नत का बाशिंदा, ठीक है। और इस तरीके से जो है अब हम लोग ये थोड़ा हिस्ट्री देखेंगे किस तरीके से समरकंद को उन्होंने लिया। अपने जो पूर्वज जो थे, यानी उनके जो एंकेस्टर था, यानी जो तैमूर के थे, यानी तैमूर के 5th डिसेंडेंट से आया करते थे। तैमूर के हम लोग देखे थे कि 5th डिसेंडेंट थे वो, जो अकबर थे, उसको जो कामयाबी सुने थे, यानी उसकी जो कामयाबी की जो चर्चा था, उससे प्रभावित होकर वो उसके जो महत्वाकांक्षा जो थी वो बहुत बढ़ चुका था और वो जो अपना राजधानी जो समरकंद था उस पर कब्जा करने का कोशिश के लिए तरस गया, अपना कोशिश करने लगा, कब्जा करने के लिए तरस गया। लेकिन जो समरकंद के अंदर में, समरकंद में जो वो कब्जा करने के लिए गए थे, लेकिन समरकंद में किसका जो ये था, समरकंद के अंदर में उज्बेक्स का जो ये था रूल था, उज्बेक्स का रूल था। और उज्बेक्स का जो नेता था उसका नाम जो था शैवानी खान था। इसके अंदर में जो इस शैवानी खान के नेतृत्व में उज्बेक्स जो है वो बहुत
पावरफुल था, उसकी ताकत बढ़ती गई और उसके बाद में उन्होंने बाबर का बहुत कड़ा विरोध किया, जिसकी वजह से बाबर जो है 1494 में पहला हमला किया था उज्बेक के अंदर में समरखंड को जीतने के लिए, लेकिन विफल रहा। 1494 के अंदर में जो पहला हमला किया था, ये जो हमला किया था पहला हमला विफल रहा, किसको? सैवानी खान, जो उज्बेक से जो नेता हुआ करते थे। लेकिन 2 साल गुजरा, 3 साल गुजरा, फिर 1497 में इस पर कब्जा करने में सफल हो गया। 1497 में जो समरखंड जो था, समरखंड पर कब्जा कर लिया, लेकिन जो अपने अंदर में ज़्यादा दिन तक जो नियंत्रण में नहीं रख सका और जो है 100 दिन तक जो है वो समरखंड को कब्जा करके रखा, यानी 3 मंथ का जो है समरखंड को कब्जा करने का रखा। कब? 1497 में, ठीक है। इसके बाद 1501 में उसने फिर एक बार कब्जा करने का कोशिश किया। 1501 में जो है जैनुद्दीन महमूद बाबर ने समरखंड को फिर कब्जा करने के लिए कोशिश किया, लेकिन फिर भी जो है 8 महीना जो है वो कब्जा करके रख पाया। उसके बाद में जो है वो 100, उसके बाद फिर उसको जो है समरखंड को क्या करना पड़ा? खोना पड़ा। समरखंड को जीतने के प्रयास में उन्होंने बाबर के जो संसाधन जो था, बाबर के पास जो संसाधन था, बाबर के अंदर जो ऊर्जा थी, उसका जो है उस पर भारी टैक्स लगा दिया, ठीक है। उसे भारी टैक्स लगाया, ऊर्जा के लिए भारी टैक्स कर लगा दिया। इसी दौरान वो अपना जो ये फरगाना जो वैली थी, यानी जो उसको विरासत में मिला था, जो उसका हेरिडिटी किंगडम जो था, फरगाना जो था, ठीक है, जो उसका वंश में मिला था, उसे भी जो है खोना पड़ा, उसे हार गया। और इस तरीके से बाबर जो था फ्यूजिटिव के लाइफ गुजारना पड़ा, फ्यूजिटिव यानी भगोड़ा का लाइफ जो है गुजारना पड़ा। क्या हुआ कि 1494 के अंदर में जब समरखंड को जीतने के लिए जो उज्बेक को जब हमला किया सैवानी खान को, तो वो हार गया। फिर उसके बाद 1497 में फिर हमला किया, लेकिन जो है समरखंड को कब्जा कर लिया, जीत गया और 100 दिन तक के उसके पास में रहा, फिर उसे खोना पड़ा। फिर उसके बाद ने जो है 1501 के अंदर फिर जो है समरखंड को अंदर में हमला किया और फिर जो है 8 महीना यानी जो है जो 200 दिन तक के जो है समरखंड को अपने अंदर रखा। और इस तरीक़ा से जो है बाबर के पास में जो उसके रिसोर्स थे, बाबर के पास में जो वसाइल थे, जो संसाधन थे, उस पर जो है उन्होंने बहुत लॉस हुआ और उसके लिए उसे बहुत ज़्यादा जो है टैक्स लगाना पड़ा। और इसके बाद में जो है बाबर जो है इसी दौरान बाबर को अपना जो ये विरासत वाली जो राज्य थी यानी फरगाना वैली थी, उसे भी खोना पड़ा। और इस तरीके से जो है बाबर समरखंड को भी खो दिया और जो फरगाना वैली को भी खो दिया और इस तरीके से वो फ्यूजिटिव की लाइफ जीना पड़ा। इस तरीके से अब हम लोग जो देखेंगे उसके बाद में क्या हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1501 में जो है किस्मत जो है अल्टीमेटली जो है अनंत तौर पर बाबर पर मुस्कुराया और इसने काबुल की राजनीति पर एंट्री करना, हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया। हुआ क्या था 1501 के अंदर में काबुल के अंदर में एक राजा हुआ करते थे अब्दुल रज्जाक, माइनर राजा थे अब्दुल रज्जाक, ठीक है। पर एक नाबालिग राजा हुआ करते थे यानी इन्फेंट थे और ये जो थे ये उलुग बेग दूसरा के बेटे थे, उलुग बेग दोयम के 2 के बेटे हुआ करते थे अब्दुल रज्जाक। और ये इन्फेंट थे यानी जो माइनर थे यानी छोटे थे और उसको जो है वहाँ का राजा बना दिया गया, ठीक है। कहाँ का राजा बना दिया गया? काबुल का राजा बना दिया गया। लेकिन वहाँ पे एक उनका नोबल्स हुआ करता था, जो वहाँ पे जो उनका मंत्रिमंडल हुआ करता था, जिसका नाम था मुकीम, ठीक है। और ये जो थे अर्गुन डिनेस्टी से बिलोंग करते थे। इन्होंने इसका विरोध किया, ठीक है। इसे सिंहासन से हटा दिया गया, अब्दुल रज्जाक को उसके सिंहासन से हटा दिया गया। लेकिन मुकीम जो थे ये और भी जो नोबल्स वहाँ होते थे, जो और भी वहाँ पर मंत्रिमंडल थे, उनका जो है दिल नहीं जीत पाया, उनका जो भरोसा, उनका विश्वास हासिल करने में विफल रहा। कौन? मुकीम। ये किसके राजा करते थे? अर्गुन डिनेस्टी के राजा हुआ करते थे, जिससे अफगानिस्तान में एक भ्रम की स्थिति छा गई। यानी अब जिस अफगानिस्तान के अंदर में यानी काबुल के पॉलिटिक्स में एक भ्रम की स्थिति छा गई, यानी वहाँ पर कोई राजा नहीं हुआ करते थे। अब इस तरीके से हुआ क्या, बाबर ने इसी तरह इसका मौका का फ़ायदा उठाया और 1504 के अंदर में जो है ऑलमोस्ट
बिना किसी ऑपोजिशन का, बिना किसी जो है हमला किए हुए, बिना किसी विरोध के लगभग इस पर कब्जा कर लिया। कहाँ पर? काबुल में कब्जा कर लिया 1504 के अंदर में। 1501 के अंदर में जो है उस अब्दुल रज्जाक को हटाया गया। किसके जरिए हटाया गया? उसी एक नोबल सर मुकीम जो आर्गून के जो राजा, मतलब ये हुआ करते थे, आर्गून डिनेस्टी से बिलोंग करते थे। और जो है फिर उसके बाद में जो आर्गून जो था, जो मुकीम जो था, वहाँ के अदर नॉबल्स का जो है भरोसा नहीं जीत पाया, वहाँ का जो अदर विश्वास जो है हासिल करने में विफल रहे। और इस तरीके से जो है बाबर ने उस मौके का फ़ायदा उठाया, उस पर जो है बिना किसी हमला का, कोई बड़ा हमला का, बिना किसी विरोध का जो है लगभग जो है काबुल पर कब्जा कर लिया। उसके बाद जो है उसने बहुत जल्द जो है गजनी पर भी कब्जा कर लिया और इस तरह बिना ज़्यादा लड़ाई के अफगानिस्तान का मालिक बन गया। और इस तरह से 1507 के अंदर में बाबर जो है एक टाइटल का अपनाया जिसका नाम था पादशाह, एक पादशाह एम्पेरर। और इस तरीके से वो तिमरूस जो था उसका हेड बन गया। ठीक है, तो गजनी में भी बहुत जल्दी हमला कर दिया और फिर उसके बाद में अफगानिस्तान का एक मालिक बन गया, मास्टर बन गया, पूरा अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। और 1507 में बाबर ने पादशाह यानी सम्राट का उपाधि धारण किया और इस प्रकार तैमूर का मुखियापन का दावा किया और इस तरीके से प्रकार का तैमूर का हेडशिप का दावा भी करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? 1510 का मौका था, 1510 का साल था। अब इसके बाद 1510 में जो फारिस का जो बादशाह था, शाहवानी फारिस का जो एक बादशाह हुआ करता था, जो शासक था, शाह इस्माइल जो है, शाह इस्माइल था। ये फारिस का एक राजा था शाह इस्माइल। शाह इस्माइल ने शाहवानी खान उज्बेक, शाहवानी खान जो हम लोग देखे थे पहले में, जो शाहवानी खान के नेतृत्व में उज्बेक जो था, जिन्होंने 1494 में बाबर को जो शिकस्त दिया था, बाबर को हराया था, उन्होंने मार्व की लड़ाई में हरा दिया। एक मार्व की लड़ाई हुआ 1510 के अंदर में, जो शाह इस्माइल जो था वो शाहवानी खान को हरा दिया और फिर शाहवानी खान को मार भी दिया। इस तरीके से जो पॉलिटिकल सीन से अगर देखा जाए, पॉलिटिकल सीन से देखा जाए तो शाहवानी खान को हटाने से समरखंड को जीतने के लिए बाबर की इच्छा जो थी, उसका डिज़ायर था, एक बार फिर जो है भड़क उठा। बाबर का जो इच्छा जो था समरखंड को लेने के लिए, वो जो फिर से आ गया। देखा कि शाह इस्माइल जो था, और ये जो शिया हुआ करता था शाह इस्माइल, ठीक है, मार्व की लड़ाई हुआ जिसमें शाहवानी खान को जो है उन्होंने हरा दिया और ये पर्शियन रूलर था, फारिस का बादशाह था शाह इस्माइल। इसके बाद में क्या हुआ कि जो शाह इस्माइल के साथ में जो एक एग्रीमेंट साइन किया, बाबर ने एक एग्रीमेंट साइन किया 1511 के अंदर में। 1511 के अंदर में जो एक एग्रीमेंट साइन किया किसके द्वारा? बाबर और शाह इस्माइल जो एक शिया का राजा हुआ करता था, एक एग्रीमेंट साइन किया और 1511 में बोले कि ना केवल समरखंड पर फिर इस तरीके से कब्जा कर लिया एक एग्रीमेंट, बल्कि बुखारा और खुरासान पर भी जो उन्होंने जो है विरासत पर भी कब्जा करने में सफल रहा, खुरासान पर भी। लेकिन बाबर लंबे समय तक अपने विजय का आनंद नहीं ले सका। लेकिन हुआ क्या, फिर उसके बाद में कि एक नया मोड़ आ गया बाबर की ज़िंदगी में। शाह इस्माइल के साथ उसका संबंध खराब होते चले गया। शाह इस्माइल के साथ में उसका संबंध खराब होते चले गया। किसके साथ में? शाह इस्माइल के साथ में बाबर का संबंध जो है सही नहीं रहा और अपनी सुन्नी प्रजा पर, ये बिलोंग करता था सुन्नी से और ये बिलोंग करता था शिया से, और शिया सुन्नी का झगड़ा उस वक्त से ही जो है चालू था। और इस तरीके से अपने सुन्नी प्रजा पर शिया संप्रदाय को लागू नहीं कर सका, मतलब ये शिया का रूल इस पर भी नहीं ये अपने प्रजा पे नहीं ला पा रहा और ये सुन्नी का रूल नहीं ला पा रहा, जिसकी उसकी सुन्नी प्रजा उसको जो असंतुष्ट हो गई। यानी बाबर की जो सुन्नी प्रजा जो थी उससे असंतुष्ट हो गई, क्योंकि उन्हें लगा कि वो एक शिया के हाथों कठपुतली बन गया है। बाबर का ऐसा लगा कि वो शिया के हाथों कठपुतली बन गया है। उज्बेक ने इसका फ़ायदा उठाया। फिर जो उज्बेक जो था फिर इसका फ़ायदा उठा लिया उज्बेक। अब जो है पहले जो है बाबर इसका फ़ायदा उठाया, अब उज्बेक इसका फ़ायदा उठाया और अपने नए नेता अब्दुल्ला खान, अब अपने उबैदुल्ला खान के अंडर में, क्योंकि शाहवानी खान तो मर गया, उबैदुल्ला खान के अंडर में समरखंड पर जो है हमला किया और 1512 पे जो इस तरीके से कब्जा कर लिया। और इस प्रकार इस तरीके पर बाबर तीसरी बार समरखंड खो गया और फिर वापस काबुल लौट गया। ठीक है, तो हुआ क्या कि 1510 के अंदर में शाहवानी खान जो है
का लड़ाई हुआ किससे, शाह इस्माइल से। और उस लड़ाई जो है, उस लड़ाई को क्या बोला था, मार्फ, MARV, मार्फ की लड़ाई बोला जाता है। कब हुआ था, 1510 के अंदर में। और यहाँ पर जो शाह इस्माइल जो था वो शाहवानी खान को हरा दिया। हराने के बाद में जो है बाबर ने देखा कि बहुत अच्छा मौका है, और बाबर जो है शाह इस्माइल के साथ में एक एग्रीमेंट किया, और इस तरीके से बाबर ने जो है समरखंड को कब्जा कर लिया, और उसके बाद में बुखारा और खुरासान को भी 1511 में अपने अंडर ले लिया। लेकिन फिर हुआ क्या कि शाहवानी खान और बाबर के दरमियान में जो है एक रिश्ता अच्छा ना रहा, क्योंकि शाह इस्माइल जो थे वो शिया से बिलोंग करते थे, और बाबर जो सुन्नी से बिलोंग करते थे। और बाबर जो है अपनी प्रजा पर जो है शिया का जो कानून लागू नहीं कर पा रहे थे, जिससे उसकी जो प्रजा जो थी असंतुष्ट हो रही थी कि वो शिया सुन्नी को लेकर, और इस तरीके से लोगों के दरमियान में फूट हो गया। और इसका फ़ायदा उठाया उज़्बेक, और उज़्बेक का जो नया नेता था उबैदुल्ला खान, इसका फ़ायदा उठाया, 1512 पे जो है अटैक किया, और जो है समरखंड को वापस ले लिया, और इस तरीके से बाबर को जो है काबुल लौटना पड़ा। ठीक है, तो ये जो है ये पूरा बाबर की हिस्ट्री था, जो उनके जन्म से लेकर जो अभी हम लोग जो है जो काबुल तक के हम लोग ने पढ़ा। इसके बाद हम लोग जो है देखेंगे 1526 की पानीपत की पहली जंग हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आज जो है पहला पार्ट से, इसकी शायद और 2 पार्ट और बने। इस तरीके से हम लोग पूरा डिटेल में एक एक चीज़ को हम लोग देखेंगे और आपके सामने में जो है उसे रखेंगे। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल एग्जाम से सब्सक्राइब कर दीजिए, और किसी भी ज़रूरत अपने स्टूडेंट को जो ज़रूरतमंद है उस पर शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए बाय बाय।